गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। आइए डिस्कस करते हैं। एटम्स भी हैं और मॉलिक्यूल्स भी है, जो मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको फैमिलियर भी लगेगी। ठीक है, और आने वाले चैप्टर जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसका बेस भी यहीं पे है, काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। देखते हैं। आइए, सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके कंटेंट्स आप देख लीजिए एक बार। इसमें हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटम के बारे में, तो एटम के बारे में पढ़ेंगे, तो एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं वैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ आपको। मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स कंपाउंड और एलिमेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ। आयंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला लिखना सीखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो मेरे बेटों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जो भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, मैं अगर लिखूं कि भैया A प्लस बी गिव C प्लस डी दे रहा है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन मैं लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यू विल गेट वाटर, अगर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, तो कहने का मतलब यह कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है केमिस्ट्री में, तो उसके लिए कुछ लॉज बनाए, अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ लॉज बनाए हैं। तो उसमें दो लॉ आपके सिलेबस में हैं। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल है। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेम टू सेम वही चीज मास पे भी अप्लाई होती है। एनर्जी जैसे मैं बोल रहा हूं, तो मेरी जो एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप दीवार पे हाथ मारते हैं तो साउंड एनर्जी, फ्रिक्शन एनर्जी और हीट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी में जो आपकी बॉडी की एनर्जी है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। वैसे मास के लिए भी है कि मास ना तो आप क्रिएट कर सकते, आप हवा में हाथ घुमा के सोना नहीं निकाल सकते, हवा में हाथ घुमा के सोना नहीं निकाल सकते, तो आपने क्रिएट नहीं किया। और उसी सोने को आप खत्म नहीं कर सकते कि नेचर से पूरी तरह सोना गायब हो जाए ना, वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो। आसान शब्दों में समझो, लकड़ी को जला दो कोयला बन जाएगी, कोयले को जला दो राख बन जाएगा, लेकिन नष्ट नहीं होगा कि वो लकड़ी गायब हो गई नेचर से, ऐसा नहीं होगा। कुछ समझ में आया? बेसिक सी बात है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जहां एनर्जी है वहां मास लगा दो कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें ना तो मास क्रिएट होता है, कुछ नया बनता है, नया जरूर बनता है, पर जितना आपने रिएक्टेंट लिया उतना ही, जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। ऐसा समझो कि आप रोटी बना रहे हो, जितना आटा लोगे ना उतनी रोटी बनेगी, तो आटे का वेट और रोटी का वेट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ऐसा मान के चल रहे हो कि रिएक्टेंट क्या है आटा और प्रोडक्ट क्या है रोटी। अभी समझ में आता है, अभी समझ में आएगा, चिंता बिल्कुल नहीं करनी। जैसे मान लो या इसी रिएक्शन को पकड़ के चलें, पहले इसी रिएक्शन से समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज। इसी रिएक्शन से समझते हैं। यहां पे अगर मान लो मैं मास की बात करूं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और एक हाइड्रोजन का वेट कितना है? 2। तो ये मैंने ले लिया 4 ग्राम। हाइड्रोजन मैंने कितना लिया? 4 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना लिया? 16 इंटू 2 32 ग्राम। ये तो आपको आता ही है। अब मैं यहां पे देखूं कि 2 इंटू 16 प्लस 2 यानी 18, यानी कि ये हो गया मेरे बेटों 36 ग्राम, और ये हो गया 32 प्लस 4 36 ग्राम। आसान शब्दों में अगर मान लो मैंने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया और 4 ग्राम, ये मैं वेट से इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि मुझे वेट बराबर करना है, थोड़ा बात को
बहुत गंभीरता से समझना, बहुत कंसंट्रेट हो गए। 90% मतलब लोग इसको जरा हवा में ले लेते हैं। देखो, मोल कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस से हट गया है, मैं आपको फिर समझा देता हूं। मोल कॉन्सेप्ट आपके 9th क्लास से हट चुका है, लेकिन हम अलग से पढ़ा देते हैं, वो हम आपको अलग से क्लास लगा देंगे अगर आप डिमांड करेंगे तो। फिलहाल एनसीईआरटी में मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं उसी मोल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अगर आपको समझाऊं तो थोड़ा ध्यान से समझना। इस रिएक्शन से ये समझ में आता है, पहले थोड़ा सा रिएक्शन के बारे में समझ लो, ये लॉ बहुत जल्दी समझ में आएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो वाटर कितने मॉलिक्यूल मिला? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स मेरे को मिलते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। यस सर, कोई डाउट है इसमें? नो सर, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मेरा कहने का मतलब क्या है मेरे बेटों, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। यानी अगर 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ले रहा हूं तो 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूं, तो उसके लिए मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ये मैंने आपको कल लास्ट क्लास में यानी कि पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जितना रिएक्टेंट चाहे उतना ही प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। अब देखो, अगर मान लो मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, और मैं 32 की जगह 16 ग्राम ले लूंगा तो 2 ग्राम हाइड्रोजन इधर बच जाएगा। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि पूरे 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मुझे पूरे 4 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। जब ये दोनों मिक्स होकर के यानी रिएक्ट होकर के जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मैंने ये चेक किया कि 36 ग्राम वाटर बन रहा है। आप मॉलिक्यूलर मास को मत देखो, वैसे ही देख लो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर आपसे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 1.22 ग्राम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करें और प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड कितना बनेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को ऐड कर दो, 1.22 प्लस 1.53 ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल मास ऑफ दिस, यानी कि 1.22 प्लस 1.53 इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 2.75, जो भी है। बात समझ में आई? आंख बंद करके लिख दीजिए। कई बार वो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ये 1.22 ग्राम लिया, ये 1.53 लिया, तो ये मान लो 2 ग्राम बना, तो ये कितना बचा? तो बस ये याद रखना, रिएक्टेंट का जो टोटल वेट है प्रोडक्ट के टोटल वेट के बराबर रहेगा, क्योंकि ना तो मास रिएक्टेंट का कोई भी मास ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जो रिएक्टेंट का मास है वो भी उतना ही है। तो जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जैसा कि यहां पे मिल रहा है। दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। मेरी बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो मैंने आपको समझाया। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई रिपीट, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी जितना रिएक्टेंट आप लेंगे उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यही है मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व, मास कंजर्व है, संरक्षित है। कंजर्व मतलब सेफ है एक तरह से, यानी कि वो चेंज नहीं हो रहा, कि भाई ऐसा नहीं है कि 10 किलोग्राम रिएक्टेंट लिया 5 किलोग्राम ही प्रोडक्ट बना ना। जितना रिएक्टेंट लोगे टोटल उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। वो उसके फॉर्म्स अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस हो सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो उसका एडिशन होगा वो सेम होगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। आइए दूसरा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई, इसको बहुत ध्यान से समझना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है कि जैसे आप चाय बनाते हो तो कितने प्रपोर्शन में पत्ती डाली, कितने प्रपोर्शन में चीनी डाली, कितने प्रपोर्शन में मसाला डाल रहे हो, वही सब चीज है। इन ए केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय मास। डेफिनाइट प्रपोर्शन बाय मास, यानी कि काफी हद तक ये लॉ पिछले वाले लॉ से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां रिएक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अपन उसी रिएक्शन, उसी इक्वेशन से पकड़ के चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, कितने लिए, कितना हाइड्रोजन लिया, कितना ऑक्सीजन लिया, वो अपन बाद में देखेंगे। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला?
पानी। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो एक कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है तो आप जानते हो, पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट कौन कौन है? इसमें दो एलिमेंट है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। तो इस कंपाउंड में जो एलिमेंट है ये बाय मास एक फिक्स प्रोपोर्शन में, फिक्स रेशो में, चाहे आप इस वाटर को दुनिया के किसी भी कोने में बनाओ, चाहे आप इस वाटर को दुनिया के किसी भी कोने से ले आओ, आप अमेरिका जाके वाटर ले आओ, आप लंदन जाके वाटर ले आओ, आप मुंबई जाके वाटर लेके आओ, और सभी का प्रपोर्शन चेक करो कि उसके एलिमेंट्स का प्रपोर्शन उस कंपाउंड में क्या है। अगर वो प्रपोर्शन सेम है तो ये लॉ भी सही है, और साइंटिस्ट ने ये करके देख लिया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग जगह से कंपाउंड बनाए, कंपाउंड अलग अलग जगह बनाए, ठीक है। अब क्या किया, यहां देखो कितने हाइड्रोजन है? 2, और 2 हाइड्रोजन का वेट कितना हुआ? 2 ग्राम। मैं 2 ग्राम लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं 2 ग्राम। और कितने ऑक्सीजन है? हमने कहा भाई ऑक्सीजन है हमारे पास 16 ग्राम, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। हमारे पास एक ऑक्सीजन है, उसका वेट 16 ग्राम है। समझ में आ रहा है? तो ये जो रेशो है, या रेशो ले लो, जो कुछ भी ले लो, कि हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन हमेशा 2:16 या 1:8 फिक्स रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा हर कंपाउंड के लिए। आप कोई भी कंपाउंड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स रहेगा। जो भी आपको समझ में आता है, जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड होना चाहिए, मिक्सचर मत ले लेना। तो कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो रेशो है ना मेरे बेटों और मेरी बेटियों, वो हमेशा फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो रहा ना भाई। यही रेशो है बाई मास। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो तो ऑक्सीजन 8 ग्राम चाहिए बस। 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो तो 16 ग्राम चाहिए। 3 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो तो 24 ग्राम चाहिए। 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हो तो 34 ग्राम चाहिए। देख लो, पिछले उसमें तो करा था ना अपन ने, 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम, वो इसी वजह से आया था। यानी कि बाई मास रेशो फिक्स है। अब इस लॉ से हमें ये फायदा हुआ कि हमें कभी भी कोई रिएक्शन करानी है तो हमें अगर मास रेशो पता है तो हमको ये परचेस करने में आसानी रहेगी। फॉर एग्जांपल, मुझे कितने ग्राम वाटर बनाना है तो कितने ग्राम हाइड्रोजन लूँ, कितने ग्राम ऑक्सीजन लूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको परचेस कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम का सेटअप बना सकता हूँ। डेट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। वाटर के लिए इन्होंने बता दिया 2:16 या 1:8। अमोनिया को पकड़ के चलो, अमोनिया ले लो, NH3। अब NH3 में क्या हुआ, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 14। तो 14 नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 3। तो 14:3 बाय मास। कोई भी कंपाउंड पकड़ के चलो, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 12:16, कार्बन डाइऑक्साइड है तो 12:32। बस यही रेशो रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो एक अलग बात है कि ये 3:4 हो गया और ये 3:8 हो गया। नो नीड टू वरी अबाउट दैट। क्लियर हो गया? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अच्छे से क्लियर हो। कोई भी कंपाउंड पकड़ के चलो, आपके पास जितने भी कंपाउंड है आप उनमें से जैसे SO2 है, CO2 है, N2O ले लो, है ना, H2SO4 ले लो। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2 लॉज होगा, इस पे जनरली छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। आप प्लीज इनको बड़े आराम से पढ़ें, आराम से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, भैया डाल्टन बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एटम पे रिसर्च करने में निकाल दी और इन्होंने ही एटम का नाम एटॉम दिया था। क्यों दिया था अगले चैप्टर में आगे बताएंगे, अभी टेंशन मत लो। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन साहब ने जो थ्योरी दी, ये याद कर लेना। एग्जाम में अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, राइट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एनी 4 पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। 6 पॉइंट है, 6 में से कम 4 से 5 तो याद कर ही लीजिए। पर समझो डाल्टन साहब ने क्या क्या बोला था। डाल्टन साहब ने जो बात कही वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डाल्टन साहब ने कहा कि जो भी मैटर है,
दुनिया में जो भी मैटर है, मैटर क्या है आप जानते हो, वो एक टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। टाइनी मतलब उससे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और इस छोटे से पार्टिकल को डाल्टन साहब ने क्या नाम दिया? एटॉम। क्लियर हो गया? स्मॉल मिलके ही लार्ज बनता है, तो वो स्मॉल पार्टिकल को डाल्टन साहब ने क्या नाम दिया? एटॉम। दूसरा, एटम आर इंडिविजुअल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। देखो एटम जो होता है वो इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। इंडिविजिबल का मतलब क्या होता है जानते हो? मान लो, अच्छा पहले तो एक चीज समझो कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। जब किसी मैटर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो एटम को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्योंकि मैटर बना तो एटम से ही है ना। ठीक, कोई भी मैटर को, अब मैं इस मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, गायब नहीं कर सकता, लेकिन ये बना तो एटम से ही है, तो जब मैं इस मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो मैं एटम को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये भी क्लियर हो गया? यस सर। अब तीसरी चीज, एटम अगर मान लो कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, बात यहीं खत्म हो गई है कि एटम को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एटम को आप क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एटम जो भी होता है ना, जो भी एटम होता है उस एटम को, जो भी एटम होता है उस एटम को अगर आप ब्रेक कर देंगे तो वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। देखिए, मान लीजिए, बता रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास गोल्ड का एटम है, गोल्ड का एटम है, तो उस एटम को एनालिसिस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये गोल्ड को बिलोंग करता है, ये आयरन को बिलोंग करता है। यानी एटम में उस पर्टिकुलर मैटर की सारी प्रॉपर्टी होती है जिसका वो एटम होता है। ठीक, जिसका वो टाइनी पार्टिकल होता है। मान लीजिए प्लेटिनम का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मुझे मिल गया, जिसको मैंने बोला एटम, किसका? प्लेटिनम का। अब प्लेटिनम का जो एटम है, मैंने इस एटम को पकड़ के देखा कि यार ये तो प्लेटिनम है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उस एटम को ब्रेक कर दिया, अब उसके जो दो टुकड़े हो गए, प्लेटिनम के एटम को मैंने ब्रेक कर दिया और अब मैंने उसके दो टुकड़े देख लिए, अब मैं ये देख करके चेक करके नहीं बता सकता कि ये प्लेटिनम का एटम है या गोल्ड का एटम है कि सिल्वर का एटम है। यानी कि आसान शब्दों में, इफ वी ब्रेक द एटम इट विल लूज इट्स आइडेंटिटी, वो अपना अस्तित्व खो देगा अगर मैं एटम को ब्रेक करता हूं तो एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इतना मान के चलो। नेक्स्ट, atoms of an given element are similar in the mass and properties। कोई भी एटम है, कोई भी गिवन एलिमेंट का, आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टी। उसके जो मास और प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, सारा उसके प्रॉपर्टी सेम होगी, उसका एटॉमिक मास सेम होगा, उसका स्ट्रक्चर, जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो सब सेम होगी। नो नीड टू, गोल्ड के सारे एटम इकट्ठे कर लो, कोई अलग अलग होंगे क्या? सारे एटम तो एक जैसे ही होंगे ना भाई। That I would like to explain you. Atoms of different elements have different masses and properties। अब ये भी अच्छी बात है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इन सब के एटम्स को चेक करो तो इन सब की प्रॉपर्टी, उनका मास, उनका नेचर सब अलग अलग होगा। बात समझ में आई? तो प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होगी। बात समझ में आई? यस सर। एटम्स कंबाइंड इन स्मॉल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। तो एटम जब भी कंबाइंड होते हैं तो एक होल नंबर रेशो में कंबाइंड होते हैं, ऐसा नहीं 1:1, 1:2 ऐसे होल नंबर में। जैसे अभी अपन ने अमोनिया की बात करी थी, तो अमोनिया में क्या था 14:3, पॉइंट में नहीं आएगा, होल नंबर में वो कंबाइंड होते हैं। कोई भी एटम होगा ना, ये देखो ये 14:3 होल नंबर में कंबाइंड होते हैं। कभी भी एटम ऐसे कंबाइंड नहीं होगा कि हम उसको पॉइंट में कि 1 एटम उसके 1.5 एटम से कंबाइंड हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, होल नंबर में ही होगा। वो कभी भी इस चीज़ को शो भी करो ना, अगर कभी होल नंबर नहीं आ रहा हो तो उसको पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर बना के ही रिप्रेजेंट करना। इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। किसी भी कंपाउंड में उसके नंबर ऑफ एटम्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं। H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो भैया वही रहेगा। H2O में 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा तो वो तो वही होगा, उसमें कोई अपन, तो ये कांस्टेंट चीज़ होती है। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में। प्रॉपर्टीज़ को लेकर के मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है, यू कैन ये पॉइंट ही याद कर लेना, समझ लो, समझा दिए मैंने, इसको याद कर लेना।
एक दो बार बिना देखे अपने हाथ से लिख लेना, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे, बस याद कर लेना बेटा, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं एटम्स की। एटम को अभी बेस समझ लो, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर डेफिनेशन अभी समझ लो। एटॉम का मतलब होता है एटॉम। एटॉम का मतलब होता है जिसको हम काट नहीं सकते, एटॉम, जिसे काटा नहीं जा सकता, दैट इज नोन एज एटॉम। बात समझ में आई? यस सर। डॉल्टन साहब ने नाम दिया था एटॉम, तो एटॉम का मतलब होता है इसको हम विच वी कांट कट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एटॉम। अब जरा इसको आगे की बात करते हैं। एटम होता क्या है? कोई भी सब्सटेंस है उसको आप काटते जाओ। एक कद्दू है, कद्दू को काटते जाओ, कहां तक काटोगे? तो साइंटिस्ट ने कहा कहीं तो एक ऐसी सीमा आएगी, कहीं तो एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पे आप उसको काटने के बाद अब आप कहोगे कि नहीं, इससे छोटा नहीं काट सकते। बोलेंगे क्यों? क्योंकि उससे छोटा होने के बाद अगर आपने काट दिया, यानी एटम की लिमिट क्रॉस करने के बाद अगर आपने उसे काट दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैव द होल सब विच हैज द प्रॉपर्टी ऑफ its respective matter or element, that particular smallest part is known as atom। और एटम में सारी प्रॉपर्टी होती है जिस मैटर से वो लिया जाता है, यानी जिसका वो पार्ट होता है, जिस एलिमेंट का वो पार्ट होता है। गोल्ड का एटम है तो उसमें गोल्ड की प्रॉपर्टी होगी, तो जब तक अगर वो एटम है तो उसमें उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी ही सही। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एटम को काट दिया तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ एलिमेंट, इनर्ट गैस के कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर जाते हैं, पर मोस्टली हम ये कहते हैं कि एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, नॉर्मली जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि एटम को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। मॉलिक्यूल्स को ही नहीं देखा तो एटम को तो क्या देखेंगे? exist independently and retains all the chemical all its chemical property, जो भी उसकी chemical property है वो उसकी इंडिविजुअल होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एटम आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। आप इतना छोटा होता है एटम कि जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, ये बात याद रखना। एटॉमिक रेडियस जो होती है वो नैनोमीटर में नापी जाती है। नैनोमीटर मतलब इतना छोटा कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू आप देख सकते हैं 10 की पावर -9 मीटर। बात समझ में आई? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं, ये देखो ये एटम भी हमने। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन की जो रेडियस होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10 की पावर -10 मीटर के आसपास होती है। 1/10 की पावर 10 मीटर, इतनी छोटी होती है हाइड्रोजन की रेडियस। ये देखो ये हमने ऐसा बना रखा है, कोई भी कंपाउंड इस तरह का बना हुआ है तो ये अलग अलग एलिमेंट है उसके, ये अलग अलग एटम्स हैं, कलर वाइज आप देख सकते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आ सकता है, थोड़ा सा आइडिया हो कि भाई एटम ऐसे आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिविजुअल एटम इतना स्मॉल होता है कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम कांट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, नंबर 1। और atom can neither be created nor destroyed, it can't exist in free state. It is the smallest particle that has the whole properties of that particular element. Atom उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करता है। एलिमेंट जिसका वो एटम है, गोल्ड का एटम है तो गोल्ड की प्रॉपर्टी शो करेगा, सिल्वर का है तो सिल्वर की प्रॉपर्टी शो करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना मेरे बेटों, ये बात का विशेष ध्यान रखना। वो प्रॉपर्टी शो करता है पर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, जनरली नहीं करता। ठीक है, इसकी रेडियस बहुत स्मॉल होती है और इतना छोटा होता है कि हम हमारी इमेजिनेशन कर सकते हैं किसी चीज की। कोई चीज कितनी छोटी हो सकती है, कोई चीज कितनी छोटी हो सकती है, उतना छोटा ये होता है, हम ये इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, इतनी छोटी होती है, इसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप याद कर लो कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग सिंबल होते हैं, इसको लेके मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। एक पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बोल दिया था, खरीद के ले आओ, दीवार में चिपका लो। नाम और सिंबल डेली देखते देखते याद हो जाता है, देखने से बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं।
कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका सिंगल एलिमेंट से, जैसे कार्बन है, कार्बन को अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं, याद कर लो। पुराने जमाने में सिंबल अलग थे, उसको लेके ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नए जमाने में जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो याद करना है। अब कैल्शियम है तो कैल्शियम को C और A दोनों से, क्योंकि A के C को कार्बन को दे दिया तो अब कैल्शियम को क्या करोगे तो Ca। कोबाल्ट है तो CO, है ना। इस तरह से आप याद कर लेना भाई, है ना। कुछ के लैटिन लैंग्वेज में है, कुछ के जैसे गोल्ड है। अब गोल्ड का जो सिंबल G नहीं है, गोल्ड का सिंबल AU है क्योंकि इसका नाम ऑरम है। सिल्वर है तो सिल्वर का सिंबल AG होता है, इसको बोलते हैं अर्जेंटम। तो आप देख लेना, ये सारे सिंबल और नाम आपको याद करने हैं। ये देख लो, कुछ नाम मैंने दिए हुए हैं जो आप देख लो। जिस तरह से एल्यूमिनियम है तो A नहीं आएगा, AL आएगा। ऑर्गन है तो AR, बेरियम तो B है, बोरोन तो B, ब्रोमीन तो BR। तो ये BB नाम से कितने सारे हो गए, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट। तो यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C। इसीलिए तो ये सब आप याद कर लेना, इसमें मैं कुछ आपकी ज़्यादा मदद नहीं करूँगा। बेटर है, फिर कह रहा हूँ, एक बड़ी साइज़ की बढ़िया सी पीरियोडिक टेबल खरीद लाओ। आजकल कपड़े में भी आती है, ताकि आपके 4-5 साल चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी, वॉशेबल होती है वो। तो प्लीज़ अच्छी क्वालिटी की एक ले आओ जो 2-3-4 साल चले, दीवार में चिपका दो, डेली डेली उसको देखते रहो। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव ला सकते हो उतना अच्छा। थोड़ी महंगी आ सकती है लेकिन आप खरीद लाएँ। वो 9th में उतनी काम नहीं आएगी, 10th में थोड़ी बहुत काम आएगी, 10th में काम आएगी थोड़ी बहुत, 11th में बहुत काम आएगी। तो 9th और 10th अगर आपने 2 साल उसको देख देख के भी कुछ भी याद कर लिया ना, तो 11th का आपका बहुत सारा काम कम हो जाएगा। तो 9th और 10th में आप सिर्फ उसको देख देख के रोज एक नाम भी याद करोगे ना, तो पूरी पीरियोडिक टेबल के सारे सिंबल और सारे नाम आपको याद हो जाएंगे। बात समझ में आई। 150 भी नाम नहीं है, 150 भी नहीं है, मैक्सिमम 150 भी नहीं है ऊपर डी ब्लॉक सब मिला के समझे। और 2 साल में होते हैं 700 दिन। तो एक पीरियोडिक टेबल याद करने में कितने दिन चाहिए आपको? 700 दिन में तो पूरी पीरियोडिक टेबल में आप पता नहीं क्या क्या याद कर लेंगे, इसलिए समझा रहा हूं, है ना। तो याद कर लो, खरीद लाओ और लगा लो दीवार पे, समझ गए। एटॉमिक मास, और दीवार में ज़्यादा पोस्टर लगे हो ना, छत पे लगा देना, जब भी सो तो पीरियोडिक टेबल दिखे, ठीक है। आइए, एटम की बात कर ली, एटम समझ में आ गया। अब एटॉमिक मास की बात करते हैं। अब एक बात बताओ यार, एक तो एटम जो दिखता ही नहीं है, हैं, ऊपर से उसका वजन ले रहे हो। अरे यार, हमारी आपकी तरह थोड़ी जो मशीन पे खड़ा हो गया और भैया बता भाई कितना वजन है, कि 80 किलो है कि 70 किलो है, ऐसा तो नहीं है ना तो एटम को भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इसका मास कैसे लिया जाए। थोड़ा सा मैं पहले आपको एक आइडिया देता हूं कि इसको किस तरह से साइंटिस्ट ने मास को कैलकुलेट करने की कोशिश करी। पहले समझो, जैसे मान लो मैं आपसे एक बात कहूं कि कोई भी एटम है। अब एटम दिख तो रही नहीं है, एटम दिख तो रही नहीं है, तो हमने क्या करा, इसको साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया, इसको कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट 80 kg है, समझ गए, और आपका वेट है 40 kg मान लेते हैं। तो आपका वेट पता नहीं है कितना है, लेकिन मेरे वेट का आधा है, तो मेरे को स्टैंडर्ड मान लो कि मेरा वेट अगर m है तो आपका वेट हो गया m/2, समझ गए, स्टैंडर्ड मान के। आपका वेट स्टैंडर्ड मान लो m, तो मेरा वेट आपका डबल है, तो मेरा कितना हो जाएगा 2m। दैट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हम कैसे मेजर करें, तो साइंटिस्ट ने एक दिमाग लगाया, बोले काम करते हैं, एटम को ऐसा महसूस करो कि कोई भी एटम, जैसे कार्बन है, उन्होंने कार्बन को एक बॉल माना। जनरली हम एटम को स्फेरिकल मानते, एक बॉल की तरह मानते हैं। उन्होंने कहा भी कार्बन को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। बोला ठीक है, समझते जाना, मजा आएगा समझने में। फिर मैं एक सिंपल डेफिनेशन और भी बता दूंगा जिससे आपको एग्जाम में आसानी रहेगी। ये कार्बन है। अब कार्बन का वेट अगर 12 ग्राम माना है साइंटिस्ट ने रिसर्च करके, तो बोला कि यार इस बॉल को ऐसे बराबर बराबर 12 हिस्से कर दो, टोटल 12 पार्ट्स कर दो इसके, और जैसे ही आप इसके 12 पार्ट्स करोगे तो क्या होगा, एक पार्ट 1 ग्राम का हुआ। हमने कहा ठीक है, अब एक काम करो, किसी भी एटम को तोल लो। हमने कहा सर एटम तो दिख नहीं रहा, तोलेंगे कैसे? मतलब कंपेयर कर लो।
कंपेयर बाद में करेंगे, पहले तोलते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मैं अगर किसी एटम को तोलना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस एटम को कर दूंगा लेफ्ट साइड में। मान लो मैं सर लेफ्ट साइड में मैंने ऑक्सीजन को तोलना है, तो मैंने ऑक्सीजन यहां लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन यहां रख दिया। अब ऑक्सीजन यहां रख दिया तो कांटा थोड़ा उधर हिलेगा, तो यहां पे एक एक पार्ट को मैं रखता जा रहा हूं, किसके, कार्बन के। तो ऐसे ऐसे करते करते 16 पार्ट आ गए 16 पार्ट आ गए तो क्या हुआ, तराजू बैलेंस हो गया। ये इमेजिनेशन है, क्लियर हो गया। ये एक इमेजिनेशन करो कि कार्बन को स्टैंडर्ड मानते हुए कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट का एटम उस कार्बन के एक एटम से, एक एटम मतलब अगर कार्बन का वेट 12 ग्राम है तो उसके 1/12 पार्ट से कोई भी एटम कार्बन के 12 ग्राम कार्बन के 1/12 पार्ट यानी कि 1 ग्राम से कितना टाइम हैवियर है, कितना टाइम हैवियर है। ऑक्सीजन 16 टाइम हैवियर है, नाइट्रोजन 14 टाइम हैवियर है। समझ में आ रही बात। तो कैसे कैसे एटम, कौन सा एटम कार्बन के एक एटम से कितना गुना भारी है, ये पता चल जाए। यानी एक तरह से हम वेट नहीं निकाल रहे, हम एक तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आपका वेट मेरे वेट का आधा है या मेरा वेट आपके वेट का डबल है, तो हम दोनों में से कैसे कंपेयर करें ये हमारे ऊपर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहली चीज कार्बन का वेट स्टैंडर्ड मानते हुए ये मान लिया कि उसका कार्बन के वेट का सामने एक पार्ट मतलब 1/12 पार्ट का कितना टाइम हैवियर है। तो 1/12 पार्ट का अगर 10 टाइम हैवियर है, सामने वाले एलिमेंट का वेट 10 ग्राम होता है। अभी इस चीज को इतना ही समझ लो, क्योंकि यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। द एटॉमिक एटम विच कंसीडर्ड एज ए स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द मासेस ऑफ अदर एटम इज कार्बन। कार्बन को हमने स्टैंडर्ड लिया है। डेफिनेशन मैंने पहले यहां लिख दी है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की पढ़ेंगे। Atomic mass of an element is defined as the average mass of an atom, average mass of an atom of the element, average mass of the atom of an element, किसी भी एलिमेंट का average mass compared with 1/12 the mass of the carbon atom, किसी भी एटम का average mass of an element compared by 1/12 part of कार्बन एटम। आप ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा इसको भी समझ लो, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ ए कार्बन एटम। 1 AMU अपन बात करते हैं ना, एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी, तो वो कुछ नहीं होगी, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, और कार्बन 12 का 1/12 पार्ट 1 ग्राम ही होता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ ए कार्बन एटम। क्लियर हो गया। यानी कि कार्बन 12 यानी कार्बन जिसका वेट 12 ग्राम है, उसका 1/12 पार्ट का कोई भी एटम ऑफ एलिमेंट कितना टाइम हैवियर है, वही उसका एटॉमिक मास है। आप ये भी लिख सकते हैं, और ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम of the element of an atom of the element is compared with 1/12 the mass of carbon 12 एटम। इतना सा भी लिख दो तो भी चलेगा, कर पाओगे, सिंपल है। और नहीं तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द मास विच इज हाउ मच टाइम हैवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम। ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं, वो भी लिख सकते हो, क्या कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में यह पूछा गया डिफाइन एटॉमिक मास, ठीक, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि विद रेस्पेक्ट टू कार्बन और विद रेस्पेक्ट टू मोल, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, लिखा है डिफाइन एटॉमिक मास। तो आपको एक लाइन लिखनी है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। बस यही बहुत है, ये भी लिख दिया तो पूरे नंबर है। और एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एटॉमिक मास इज ए नंबर। ये चीज़ मैं आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में बता दूंगा, अभी से मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, उसको याद कर लो। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स नोन एज एटॉमिक मास। देखो मैं बताता हूं, सोडियम को पकड़ के चलते हैं। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि सोडियम का एटॉमिक वेट 23 ग्राम है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, ये जो नीचे होता है इसको प्रोटॉन बोलते हैं, अगले चैप्टर में डिटेल में समझा दूंगा। अभी इतना समझ लो कि सोडियम में प्रोटॉन कितने हैं 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं 12, बात खत्म हो गई। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए 23, और इसी को हम 23 ग्राम से लिख करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप ये डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है। कई बार क्वेश्चन में वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे एग्जामिनर को कार्बन वाली डेफिनेशन ही पूछने हो तो लिख देता है कि डिफाइन एटॉमिक मास विद रेस्पेक्ट टू कार्बन। तो इसका ध्यान रखना बेटा, गलती मत करना, और नहीं तो फिर तुम फ्री हो, फिर कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो एटम समझ में आ गया, एटॉमिक मास समझ में आ गया, एटम समझ में आ गया और एटॉमिक मास समझ में आ गया, ठीक है। अब अपन मॉलिक्यूल को पकड़ के चलते हैं। आओ, मॉलिक्यूल और एटम में एक ही मतलब रिलेशन है कि एटम को मिला दो, एक से ज्यादा एटम को मिला दो तो यू विल गेट मॉलिक्यूल। और ये मैं पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं कि मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है जैसे O2, और मॉलिक्यूल कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल ही होता है H2O। जिसमें एक से ज्यादा एटम हो ऐसी स्पीशीज को अपन मॉलिक्यूल कहते हैं। आसान शब्दों में, जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, जिस स्पीशीज में एक से ज्यादा एटम हो, उसे अपन मॉलिक्यूल कहते हैं। ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एटम नहीं करता। एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। ऑक्सीजन है, अरे ऑक्सीजन है O2, तो O2 की प्रॉपर्टी को कौन शो करता है? मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टी, जो हवा में जो ऑक्सीजन है उसमें जो प्रॉपर्टी है वही इस मॉलिक्यूल में है। कहने का मतलब ये, ए मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। 2 और मोर एटम, ये O2 किससे मिलके बना है? O प्लस O। तो ये O एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ के क्या हुआ? ये O2 बना रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। फ्री स्टेट में ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अकेला ऑक्सीजन पड़ा है, दूसरा अकेला ऑक्सीजन पड़ा है, तो ये खत्म हो जाएंगे, या फिर किसी और खत्म हो जाएंगे, मतलब किसी और के साथ रिएक्ट कर लेंगे। वो किसी के साथ भी करें पर रहेंगे मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही, वो एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट, एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर वो एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो O2 की फॉर्म में करेंगे। अगर मान लो किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके, जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना ले, तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। पर एग्जिस्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही करेंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। देखो भैया, सेम एलिमेंट कल भी बता चुका हूं, कल मतलब वो मैटर वाले चैप्टर में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम एटम हैं तो आपस में मिलकर H2 बना रहे हैं तो भी ये मॉलिक्यूल होगा। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में मिलकर H2O बना रहे हैं तो ये भी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल दोनों ही हैं, मॉलिक्यूल दोनों ही हैं और दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। फ्री स्टेट में दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का है या कंपाउंड का है, ये थोड़ा पहचानना आना चाहिए। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था, पिछले चैप्टर में सिखा दिया था कि ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें सेम एटम्स है। तो ये मैं प्रीवियस चैप्टर में, पहले वाले चैप्टर 1 में बहुत
चैप्टर 2 में डिटेल में समझा चुका हूं, फिर भी दोबारा बता देता हूं। ये एलिमेंट है क्योंकि इसमें सेम टाइप के एटम्स है, और ये कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये मॉलिक्यूल तो दोनों ही कहलाएंगे। तो मॉलिक्यूल में आपको हमेशा ये लिखना है जो हमने लिखा है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शोज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। दूसरा ये जरूर लिखना है कि मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, क्योंकि मॉलिक्यूल में अभी ये बताना जरूरी है कि इसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होते हैं, बाय एंड 2 और मोर एटम्स विच आर अट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो जुड़े होते हैं, और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हो चाहे डिफरेंट एलिमेंट हो, वो दोनों ही कंडीशन में मॉलिक्यूल कहलाता है। लिखा हुआ है सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट समझा चुका हूं, मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कंटेंट 2 और मोर एटम, अभी समझा चुका हूं भाई, प्रीवियस चैप्टर में भी समझा चुका हूं, इसमें भी समझा चुका हूं। एटॉमिक सिटी, अब जरा एटॉमिक सिटी समझ लो। एटॉमिक सिटी का मतलब होता है द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल नोन एज एटॉमिक सिटी। ऑक्सीजन O2 कितने एटम हैं? 2। ओजोन कितने एटम है? 3। एटॉमिक सिटी 2, एटॉमिक सिटी 3। H2O कितने एटम है? 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड 2 और मोर एटम्स, 2 और मोर different types of atom present in a molecule. That particular molecule is known as the molecule of compound, जिसमें different atoms present हों। टेंशन नहीं लेने का। मैंने इस पर एक छोटा सा वो ये देखो, ये मैंने एक ये टेबल देख लो आप, ये आर्गन है। अब ऑर्गन में एक एटम है, इसको अपन Ar2 नहीं लिखते, इसको अपन Ar ही लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। हीलियम इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक क्योंकि एक ही एटम है। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक, 2 को डाई बोलते हैं ना मेरे बेटों, है ना। नाइट्रोजन 2 हैं, क्लोरीन 2 हैं। अब ये फास्फोरस P4 बताया था ना मैंने, P4, तो P4 का मतलब होता है इसकी एटॉमिक सिटी कितनी है? 4। तो ऐसे आप याद कर लेना। तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक। सल्फर S8 है। अब S8 के लिए अपन ज़्यादा कोई गिनती नहीं लिख सकते, जब बहुत सारी होती है तो अपन पोली एटॉमिक लिख सकते हैं, पोली एटॉमिक, ठीक है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, और उसके आगे आप पोली एटॉमिक लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं एटॉमिक सिटी। कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? बात समझ में आई? कितने एटम्स हैं? क्लियर हो गया? आइए अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं, आयंस। आयंस को मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद अपन ये पढ़ेंगे। आइए ध्यान से समझना भाई, आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आयंस, आयंस का मतलब होता है, एक डेफिनेशन में आपको अभी बता देता हूं, एक्साइटेड एटम्स आर नोन एज आयंस। इसको रट लो, है ना। कोई भी एटम जो होता है ना, एक्चुअली में क्या है, ये आयंस इन्होंने इस चैप्टर में डाल दिया है। एक्चुअली में ये पढ़ना, ये मतलब वो जब ये बुक लिख रहे थे थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए था कि आयंस को इनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डालना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एटम, एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद कर लो, अगले चैप्टर की बहुत सारी चीजें अभी बता देता हूं। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लो इसी एटम में, किसी भी एटम में ऐसी कंडीशन आ जाए
कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इसको क्या बोलेंगे? दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज नोन एज एक्साइटेड एटम, इसको बोलेंगे एक्साइटेड एटम, और ये एक्साइटेड एटम को हम बोलते हैं आयन। बात समझ में आई? नॉर्मली एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर, but if proton and electrons are not equal, in that case such type of atoms are excited and that excited atoms are known as ions। आप इतना भी लिख देंगे ना, excited atoms are known as ions, फिर उसके बाद explain करेंगे तो अच्छा लगेगा। पहले लिख दो excited atoms are known as ions, तो normally atoms are electrically neutral due to same number of protons and electrons। ठीक है, if protons and electrons are not equal, in that case atoms becomes excited and such type of excited atoms are known as ions। ऐसा आपको लिखना है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर एटम एक्साइटेड होता क्यों है? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का नंबर बिगड़ जाएगा, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा। तो दो कंडीशन होती है आयंस की, या तो प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन हो, या प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन हो। प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसको बोलेंगे कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो इसको बोलते हैं एनायन। अच्छा, प्रोटॉन कब ज्यादा होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। बात समझ में आई? पूरा आयन को समझा रहा हूं, पूरी हिस्ट्री समझा रहा हूं। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में इसके पास कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 11 प्रोटॉन है लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई? इसीलिए इसको बोलते हैं कैटायन। सोडियम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ। क्लियर? यस सर। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, आओ क्लोरीन को समझ लेते हैं। क्लोरीन, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यू विल गेट Cl माइनस, अर्थात अभी 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो यू कैन से क्लोरीन इज एन एनायन। तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसे हम बोलते हैं कैटायन और इसे हम बोलते हैं एनायन। बात समझ में आई? एनी डाउट? क्लियर है? चलो, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? देखो, अब मैंने क्या लिखा है वो देख लो। कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेन चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। एक्साइटेड एटम आर नॉन एज आयन। ये तो मैंने अपनी डेफिनेशन लिखनी थी। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? अच्छा, एन एनायन इज चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज का आयन इज कॉल्ड एनायन। जो भी आपको लिखना चाहे, देखो भैया, जो आपको लिखना हो आप अपने हिसाब से लिख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप खाली यहां लिख करके और ये दोनों लिख दोगे, या पूरा यहां तक लिख दोगे पूरा तो भी चलेगा। और कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेन चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन, ये भी लिख सकते हो। पहली लाइन ये लिख देना, उसके बाद ये लिख दो, ये लिख देना बाद में, जो तुम्हें पसंद हो लिखना जरूर, है ना। कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल एंड नॉन मेटल एलिमेंट्स कंटेन चार्ज पार्टिकल। भैया मेटल हो, आप ये भी लिख सकते हो, द चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस। पर वो चार्ज पार्टिकल आर नोन एज आयंस की जगह ये लिखो एक्साइटेड एटम्स आर नोन एज आयन, तो भी सही है। एंड आयंस आर 2 टाइप्स, है ना।
द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर नोन एज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर नोन एज एनायन। जैसा आपको लिखना हो लिख सकते हो, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। अभी एक वैलेंसी को 2 मिनट रुक जाओ, बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। ये आपकी बुक में इस तरह का एक डायग्राम, वो आपकी बुक में इस तरह का एक टेबल बनी हुई है मेरे बेटों बेटियों। एक रिक्वेस्ट है भैया, इसको याद कर लेना। हाँ, हमने भी याद की थी, मैंने तो 8th क्लास में याद करी थी, मुझे याद है हमारे टाइम पे 8th में थी है। और याद कैसे करी थी? डंडे से। सर पूछते थे, सर ने याद करने को बोला और मैं डंडा लेके आते थे, हर बच्चे से पूछते थे। जिसने सही बता दिया सारे, वो बच गया, और जिसने जितने गलत बताया उतने डंडे पड़ते थे। हाँ, आपके सर बच गए थे। आपके सर को भगवान की दया से एक भी डंडा नहीं पड़ा। फॉस्फेट पूछा था सबसे पहले सर ने, फिर सल्फेट पूछा था, मुझे आज भी याद है, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। अच्छा, बच्चों को याद ही नहीं करते, डंडे पड़ते नहीं है आजकल, बच्चों को डर है नहीं, याद नहीं करते। 10th में बहुत काम आएंगी ये टेबल, फिर बोल रहा हूं। ये 9th क्लास में जितनी मेहनत करोगे ना, 10th में उतना ही आराम लगेगा, और 11th में उससे भी ज्यादा आराम। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, ये टेबल याद कर लेना। अब इसमें क्या है, 2 चीजें देखो। ये ऊपर जैसे सोडियम है, अब ये सोडियम के ऊपर Na+ लिखा हुआ है, थोड़ा देख लेना, समझ लेना। ये जो प्लस लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो ये Cl के ऊपर माइनस लिखा है या -1 लिखा हो, एक ही बात है। ये इसकी वैलेंसी है, ये इसकी वैलेंसी है। वैलेंसी भी डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी बता देता हूं क्योंकि मैंने यहां भी ऐड किया है। कोई चीज आ रही है तो पढ़ लो। इसमें जो वैलेंसी में हमने लिखा है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। अभी इतना रट लो। अब सर रटोगे कैसे, समझोगे कैसे, सुन लो। अब एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अभी सिंबल फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा ना, तो वैलेंसी समझ में आ जाएगी। अभी इतना याद रखो, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे ऑक्साइड में O-2 लिखा हुआ है, तो O-2 का मतलब जानते हो, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। जिंक +2 लिखा है, यस सर। तो जिंक +2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। एल्यूमिनियम ने +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। ये मतलब होता है, समझ में आई बात? तो ये हो गई कंबाइनिंग कैपेसिटी, यही हो गई वैलेंसी। एक को बोलते हैं मोनोवैलेंट, 2 को बोलते हैं डाईवैलेंट, 3 को बोलते हैं ट्राईवैलेंट। ऐसा इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, तुम सिर्फ वैलेंसी याद कर लेना। अगर आप लोग वैलेंसी याद कर लेंगे तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है आगे बताता हूं। डेफिनेशन तो याद हो गई ना, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज, combining capacity of an element is known as its valency. You can understand it. अब जरा केमिकल फॉर्मूला समझो। आपने सुना होगा नमक NaCl होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि नमक का फॉर्मूला NaCl होता है, तो आप कहेंगे सर ये NaCl बना कैसे, फॉर्मूला कैसे बना? थोड़ा ध्यान से सुनना भाई, ये अच्छी चीज़ है, सिंबल है, सिंबॉलिकली आप इसको समझें। फॉर्मूला लिखने का एक कुछ पैटर्न्स होते हैं, मैं बिल्कुल सिंबॉलिक वे में बता रहा हूँ, ये थ्योरी कभी नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में। हाउ टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, राइट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला कभी नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए बता रहा हूं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में केटाइन लिखो, केटाइन लिखो। नंबर 2 राइट हैंड साइड में एनाइन लिखो, ठीक। केटाइन और एनाइन का मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया, विथ वैलेंसी, विथ वैलेंसी, विथ वैलेंसी लिख दो, ठीक है। और नंबर 3 exchange the value of valency। कैसे एक्सचेंज करनी है फॉर एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। और नंबर 4
सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। सर ये क्या है, आगे बताऊंगा, चिंता मत करो, सब समझाऊंगा। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl नहीं, आपसे बोला जाएगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। अब सोडियम का मतलब होता है, सोडियम का मतलब क्या होता है, Na प्लस विथ वैलेंसी, क्लोराइड Cl -1, ये +1 -1, बात खत्म हो गई। एक्सचेंज का मतलब देखो, आपकी बुक में अलग तरीके से दिया, मैं अलग तरीके से बता रहा हूं, ये तरीका ज्यादा अच्छा है बुक से, प्लीज इसको भी फॉलो करना। ये ऊपर 1 है, एक्सचेंज करके नीचे ले आओ, ये ऊपर 1 है, एक्सचेंज करके नीचे ले आओ, यू विल गेट NaCl, बात खत्म। ये फॉर्मूला नंबर 1 क्लियर हो गया। दूसरा, मान लो आपसे बोले कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अगर मान लो वो बोले कि कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखूं, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कैल्शियम +2, ऑक्साइड O -2, लिख दिया। मैंने लिखा सिंप्लीफाई पॉसिबल। अब ये देखो, ये 2 है, ये 2 है, दोनों 2 को काट दो, या 2 हो या 4 हो तो 2 2 जा 4 काट दो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं कट रहा तो मत काटना, पॉइंट में मत लिखना, आराम से। अब ये हो गया 1 1, तो 1 1 को एक्सचेंज कर दो, यू विल गेट CaO। क्लियर, क्लियर। मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ गया, तो ये एल्यूमिनियम +3 लिखो, ऑक्साइड -2 लिखो। अब देखो भाई, ये 3 और 2 कोई कटेगा नहीं, तो इस 3 को नीचे भेज दो और 2 को इधर भेज दो। जो ऊपर है पड़ोसी के नीचे, जो ऊपर है वो अड़ोसी के नीचे, Al2O3। चेक कर लो, बस यही है बेटा, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। अगर पॉलीएटॉमिक आयन है तो क्या करेंगे वो भी समझा देता हूं। जैसे मान लो कैल्शियम फॉस्फेट है, तो कैल्शियम फॉस्फेट PO4 -3, देख लो इधर, फॉस्फेट PO4 -3 है ना, तो कैल्शियम ये 2 इधर जाएगा और ये 3 इधर आएगा, लेकिन ध्यान से समझना, ये कैल्शियम 3, कैल्शियम 3, और PO4 के पूरे में 2 आएगा, PO4 और ये 2, इस प्रकार। बस ये सिंपल सी चीज है बेटा, अगर कैटायन याद है तो सब सही है, एनायन याद है तो सब सही है, वैलेंसी याद है तो सब सही है, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चन होंगे नहीं तुमसे। हम बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले याद भी नहीं होते। अभी से याद करना शुरू कर दो, बहुत फायदे में रहोगे, आगे तुम खुद समझदार हो। क्लियर हो गया। कुछ कंडीशन ऐसी होती है एक्सेप्शन के, जैसे जिसमें कि नेगेटिव पार्टिकल लेफ्ट साइड में रखते हैं, जैसे अमोनिया में N-3 और H इधर होता है, तो जनरली इसके पीछे कोई लॉजिकल बात नहीं है, उसको लेके आप कभी परेशान मत होना कि NH3 अमोनिया को अपन N-3, जैसे N-3 इधर है और H+ है तो इसको HN3 क्यों नहीं लिखते, ऐसा सच कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसा ही चलता आ रहा है, तो इसको लेके अपन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला आपको याद हो गया, समझ में आ गया, बस ये याद होना चाहिए। पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसको पूरे को ब्रैकेट में लिख दो, जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, अगर मान लो मैं लिखूं, इधर लिख रहा हूं, दिख रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अब इसको क्या करो, कुछ मत करो, ये इधर और ये इधर, Ca, ये 2 पूरे इसके ऊपर जाएगा, HCO3 का होल ट्वाइस। जय राम जी, ये याद रखना पड़ेगा भाई, क्लियर है, ये याद रख लेना। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, आप कमेंट कर देना, वी विल रिप्लाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास यूनिट। देखो भैया, फॉर्मूला मास यूनिट ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वही मॉलिक्यूलर मास को ही फॉर्मूला मास कह सकते हैं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए।
जैसे मान लो ये H2O ले लेते हैं, ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या हो, इसका मास क्या होगा, जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबका मास। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम्स, द मास ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज द मॉलिक्यूलर मास। यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो 2, और एक हाइड्रोजन का मास कितना, 1, तो 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 1, और कितना, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो टोटल हो गया 18 ग्राम। बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमने निकाला है वो मॉलिक्यूलर मास है। कितना ही बड़े से बड़ा फॉर्मूला हो, C6H12O6 का मास भी ऐसे ही निकलेगा। याद कर लेना भाई, एक एग्जाम्पल का मतलब है कि सभी ऐसे ही होंगे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगना। एटॉमिक मास आपको पता होगा, नहीं तो एग्जाम में दिया जाता है एटॉमिक मास, बस आपको कैलकुलेशन सही करके वो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। उस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दो, सम कर दो, तो यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास यूनिट यानी यू लिख सकते हैं। जैसे यूनिट है तो जैसे हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो वाटर का कितना हुआ, H2O का 18। मान लीजिए कोई बड़ा कंपाउंड लेना चाहो तो बड़ा ले लो, C6H12O6, बड़ा कंपाउंड ले लो, बड़ा है तो बेहतर है। 12 × 6, 12 है इसका एटॉमिक वेट, प्लस 12 × 1, इसका एटॉमिक वेट 1 है, प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक का वेट 16 है। आराम से लिखो 72 प्लस 12 प्लस 96। ठीक है, अब इसको ऐड करो, कितना आएगा भाई, 180 यूनिट। यू लिख दो, 180 ग्राम लिख दो, एक ही बात है। मोस्टली अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एटॉमिक मास यूनिट भाई यूनिट है, 180 यू यूनिट करके लिख देना, बात खत्म हो गई। यही मॉलिक्यूलर मास है। अब अगर मान लो मैं आपको मॉलिक्यूल नहीं देकर कोई फॉर्मूला दे दूं, कोई भी फॉर्मूला दे दूं, मान लो मैं आपको दे दूं C2H6, मान लो इसका आपको नाम पता नहीं है, तो क्या आप उसका वेट नहीं निकाल सकते, मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। तो हमारे लिए फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस वही चीज़ है, आप याद कर लेना। यही जैसे HNO3 का भी इन्होंने निकाल के बताया, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया भाई समझ में आया? चलो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने जो आपको बताया था वो यही बताया था कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो टोटल एटम्स के जितने भी एटम्स हैं उन सबको ऐड कर दो तो यू विल गेट द मॉलिक्यूलर मास। कितने भी एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में सब कर लेना, बहुत सिंपल है। मेन है आयन याद कर लेना, कैटायन एनायन याद कर लेना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो लास्ट में रह गई थी वो ये है, वैलेंसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद ही समझ में आएगी, फिर भी मैं वैलेंसी समझा देता हूँ। मान लीजिए ये कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन है। अब ये काट के हमने CaO लिखा, सुनते जाना। अब ये है सोडियम और ये ऑक्सीजन, ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये सोडियम ऑक्साइड है। अब देखना ऑक्साइड को, यू विल गेट Na2O। समझ लो, आ जाएगा समझ में, चिंता मत करो। वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में समझा दूंगा। अभी सिर्फ ये समझो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों बोलते हैं। एक कैल्शियम एटम या एक कैल्शियम आयन एक ऑक्साइड आयन के साथ जुड़ के CaO बना रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। ये जो वैलेंसी का जो वैल्यू है
जो वैलेंसी का जो रेशो है ये बराबर होना जरूरी है। अगर मान लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझना मेरे बेटों, है ना, 90% केस में बच्चों को 9th क्लास में पढ़ाया नहीं जाता, मैं आपको समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। ये अच्छे कई टीचर्स को भी क्लियर नहीं होता, इसलिए समझा रहा हूं, तुम समझो। एक केटायन एक एनायन के साथ जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहा है। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दो, यहां पे थोड़ा ध्यान दो कि ये ऑक्साइड एक है और सोडियम कितना है, एक है। अब जरा इसको 2 मिनट के लिए छोड़ के इस पे कंसंट्रेट करो कि ऑक्साइड कितना है, एक, और सोडियम कितने हैं, 2, और ये कितना है, एक। यानी कि नंबर ऑफ आयंस की या नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं तो एक ऑक्साइड से कितने सोडियम आयन ऐड होंगे, एक ऑक्साइड आयन से कितने सोडियम आयन ऐड होंगे, ये डिसाइड कौन ने किया, वैलेंसी ने। एक ऑक्साइड आयन से कितने सोडियम आयन कंबाइन होंगे, यानी एक ऑक्साइड आयन की कैपेसिटी कितनी है सोडियम आयन के रेस्पेक्ट में, और सोडियम आयन के रेस्पेक्ट में ऑक्साइड आयन की कैपेसिटी क्या है, ये चीज वैलेंसी ने डिसाइड करी है। नहीं समझ में आया? देखो मैंने क्या बोला था, केटायन और एनायन दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहां 2 है तो यहां भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर 2 है तो एक्चुअली में इसको कैसे लिखना चाहिए मैं आपको बताता हूं। 2Na प्लस O माइनस 2 यू विल गेट Na2O, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं Na2O। तो केटायन कितने हो गए, 2, यानी एक O माइनस 2 है तो इसको 2 प्लस चाहिए, तो 1 प्लस ये वाला और 1 प्लस ये वाला। या तो एक आयन ऐसा हो जिसपे +2 हो, या 2 आयन ऐसे हो जिसपे +1 +1 +1 हो। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी वैलेंसी डिसाइड करती है कि कितने केटायन से कितने एनायन कंबाइन होंगे। समझ में आई बात? ये समझाने के लिए इतनी डिटेल में बात करिए। एग्जाम में खाली ये लिख दोगे ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट है, कहीं कोई डाउट नहीं है। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रिपीट हो जाएंगी, और जो पिछले चैप्टर में रिपीट हो गई उसको अच्छे से याद कर लो ताकि अगला चैप्टर आपको और आसानी से बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर, मिलेंगे अगले वीडियो में।